चलिए, केमिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से केमिस्ट्री कर रहे हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है 9th क्लास एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है और उसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने आपको पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छे से बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स में हमने बताया कि होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में सिंपल एग्जांपल था लेमन वाटर का और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सिंपल एग्जांपल था मिल्क का। हमने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आज वो सब उपयोग में आएगा और आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जो बोर्ड पे लिखा है ये भी समझाऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये मेरे हाथ में एक वुडन स्टिक है। मैंने कहा ये वुडन स्टिक है, मैंने नहीं कहा कि ये आयरन बार है या आयरन रॉड है या मेटेलिक बार है। इससे ये तो क्लियर होता है कि ये जिस भी किसी मैटर से बनी है वो मैटर का नेचर डिस्टिंक्ट है दूसरे मैटर से। इसका नेचर है ये लकड़ी नुमा है, ये वुडन टाइप है। वो मेटल होता, चाहे कॉपर होता, आयरन होता, कुछ भी होता। ये बुनियादी फ़र्क तो आप समझते ही हो। ये तो समझते हो आप कि ये जो मेरे हाथ में बॉटल है ये डेफिनेटली मेटेलिक है और ये वुडन है। इतना भेद करना आप सीख गए, ये मेटल, ये वुड। लेकिन अब अल्टीमेट चीज़ ये है कि इन सब के बेस में, इन सब के अंदर कुछ होगा जो शायद कॉमन हो। हमें वहाँ तक जाना है। आज की हमारी यात्रा उस ओर जाती होगी। आई बात समझ में? तो उसके लिए हम इसके अंदर की जब बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं। देखो, सपोज़ करो हमने ये ढक्कन खोल लिया। हमें अगर इसे ब्रेक डाउन करना है तो पहला तो यही स्टेप रहता है कि हम इसे फ़िज़िकली ब्रेक डाउन करें। फ़िज़िकली ब्रेक डाउन तो हमने आपको बताए थे। फ़िज़िकल सेपरेशन के कई सारे मेथड। अब डीकेंटेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, है ना। इवेपोरेशन भी एक तरह से फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन था। तो देयर आर मैनी फ़िज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशन। विनोइंग, ये सब कुछ उसका हिस्सा था। तो सपोज़ करो इसको तोड़ा हमने तो इसका ये प्लास्टिक का हिस्सा निकल आया। अंदर से ये ब्लैक कलर का प्लास्टिक मटेरियल बाहर आ जाएगा, ये मेटल मटेरियल रह जाएगा। ये तो तीसरी चीज़ जुड़ गई। पहले वुड थी, फिर मेटल था, प्लास्टिक भी आ गया। ये तीसरी चीज़ हो गई। अब प्लास्टिक और मेटल जब अलग हुए तो मैंने देखा एक हाथ में प्लास्टिक और मेटल है। अब इस तरह से फिज़िकली और इसमें से निकालने लायक मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब ज़रूरी यही है कि मैं इसे किसी तरह से या तो चॉप कर लूँ और तोड़ लूँ, या फिर मैं इसे जलाना शुरू कर दूँ तो ये पिघलने लग जाए। जब मैं जलाते जाऊंगा ये पिघलने लग जाएगी तो ये मॉल्टन स्टेट में आ जाएगी। और जलाते जाऊंगा और जलाते जाऊंगा तो हो सकता है इसमें से बहुत सारा मैटर हवा में उड़ जाए, धुआं बन के, भाप बन के निकल जाएगा। फिर कुछ रेजिडुअल कंसनट्रेटेड मटेरियल ही बचेगा। कुल मिलाकर के हम इस तरह से चीज़ों को तोड़ते चले जाएंगे। इस तोड़ने के आगे, इस ब्रेकडाउन के आगे, या यूँ कह लीजिए कि इस डिवीज़न के आगे कुछ और डिवीज़न्स हैं जिनके बाद आप उसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? ये जितना भी कुछ हम कर रहे थे ये देखने लायक था। आप नेकेड आइज़ यानी कि नग्न आँखों से इसे देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। घर में जब आप गर्म पानी चढ़ाते हैं, गर्म करने के लिए पानी चढ़ाते हैं, भाप आपको दिखती है, वो आपको सरेआम दिखती, पानी भी आपको दिखता है, ये सब दिखता है। डिवाइड करते करते हम इतनी गहराई में चले जाएंगे कि शायद हमें वो पार्टिकल मिल जाए जो पार्टिकल अब दिखते नहीं, किसी तरह से भी दृष्टिगोचर नहीं है वो। हम उनका वज़न भी शायद महसूस ना कर पाएँ। उन पार्टिकल्स की खोज की शुरुआत प्राचीन काल में बहुत सारे दार्शनिकों के दर्शन से हो चुकी थी। तो एंशिएंट पीरियड के फ़िलासफ़र्स में हमेशा से ही इस बात का क्रेज़ रहा कि अल्टीमेटली
ये जो पानी है, ये जो भाप है, ये जो बर्फ़ है, ये सब के बेस में क्या होगा? इसके अंदर क्या है जो दिख नहीं रहा? भाप दिख रही है, बर्फ़ दिख रहा है, पानी फिर भी दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा जो दिख नहीं रहा? जब मैं यहाँ पानी की बात कर रहा हूँ तो ये बात क्लियर है कि मैं बात एक कंपाउंड की कर रहा हूँ। मैंने कंपाउंड इसे इसलिए बोला कि आप कंपाउंडों को तोड़िए तो नीचे जाते हैं तो मिलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के तौर पर आपको वहाँ मिल जाएगा हाइड्रोजन, और एलिमेंट के ही रूप में आपको वहाँ पर ऑक्सीजन का एटम भी मिल सकता है। O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन एज अ गैस भी मिल सकती है, तो वो भी हो गया वहाँ पर मॉलिक्यूल। ओके, तो दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिल गए तो एक मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज़ H2O। यही मॉलिक्यूल्स मिल करके बना रहे हैं पानी नाम का एक कंपाउंड। पानी अपने आप में, वाटर इज़ अ कंपाउंड जो इन H2O मॉलिक्यूल से बना है। कंपाउंड इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के रूप में मिल करके आपस में एक कंपाउंड बना रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो हमने जब ये बात की कि वो पानी की विचार कर रहे हैं तो हमें पता लगा कि वो ये समझते हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलिमेंटल फॉर्म में हैं, सीधे एलिमेंट की फॉर्म में हैं। वो हाइड्रोजन है, कार्बन है, बी इट एनीथिंग। बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपाउंड्स की फॉर्म में हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मिक्सचर्स के फॉर्म में हैं। चीज़ें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स की फॉर्म में हैं। लेकिन वो ये ज़रूर समझ पाए कि जब इस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, यही एलिमेंट आपस में मिल करके जब ये कंपाउंड बना रहे हैं पानी, और यही पानी जब आगे नमक और चीनी से मिल करके एक मिक्सचर, और लेमन से मिल करके एक मिक्सचर बना रहा है, दैट इज़ लेमन जूस। एलिमेंट से कंपाउंड और कंपाउंड से मिक्सचर तक की इस यात्रा में ये बात तो तय है कि इन सब के बेस में कुछ है जो हमें दिख नहीं रहा, जो आपस में कंबाइन होते रहते हैं, और ये चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्रिएट होती रहती हैं। उस इनविजिबल चीज़, उस अदृश्य चीज़ को खोजने की होड़ उन दार्शनिकों में, उन फिलोसोफर्स में उस प्राचीन काल में शुरू हुई। भारत की बात करें तो 6th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC, कई बार 2nd सेंचुरी BC तक ये टाइम जाता है। डेट्स को लेके कन्फ्यूजन है, लेकिन ये क्लियर है कि ये BC पीरियड है, और ये है कि समवट अराउंड 5th सेंचुरी BC है। तो भारत की बात अगर करें तो उस समय में एक ऋषि हुए, महर्षि कणाद। मैं आपको उनकी इमेज भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा। महर्षि कणाद की इमेजेस वगैरह इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें लंबे समय तक आपके हृदय में बसती हैं। ये देखिए, महर्षि कणाद। ओके, कणाद, पहले इंग्लिश में लिखा कणाड, मैंने पढ़ दिया, अब मैंने एक शब्द यूज़ किया कणाद। कणाद क्यों पढ़ा इनका नाम महर्षि कणाद? आप जानते हैं इस कहानी को? इनका नाम कणाद नहीं था, इनका नाम था औलुक्य। इनका नाम था औलुक्य। पर शुरू दिन से ही, बाल्यावस्था से ही इनकी रुचि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स में थी, कण। तो पहले दिन से ही इनकी रुचि कणों में थी, इसलिए जो कण आदि की बात करता रहता था वह कणाद कहलाया। महर्षि कणाद। भारत में 6 दर्शन हुए हैं, 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, 6 दर्शन शास्त्र। उनमें से एक दर्शन शास्त्र है वैशेषिक।
वैशेषिक दर्शन शास्त्र के ऋषि हैं महर्षि कणाद। उस वैशेषिक दर्शन शास्त्र में ही महर्षि कणाद ने इस विषय पर अपने विचार रख दिए, अपने थॉट्स, कि वो क्या है जो अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा। अगर हम इस समस्त ब्रह्मांड को देखें तो ये पदार्थ से भरा पड़ा है, मैटर। किससे भरा पड़ा है? पदार्थ से, मैटर से भरा पड़ा है। और ये जो पदार्थ हैं ये यकीनन ही किसी न किसी पार्टिकल से बने हैं। ये पदार्थ, मैटर के अंदर पार्टिकल होता है। ये मैटर मैंने अभी बताया आपके सामने कि ये मैटर पदार्थ मेटल है, धातु है, और इसके अंदर हो सकता है एक या अलग अलग धातुओं के पार्टिकल्स हों। वो कहते हैं कि आप एक पदार्थ को जब विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स निकलने शुरू होते हैं। फिर उनको भी फर्दर अगर आप तोड़ते जाएं, खोजते जाएं, परतें हटाते जाएं, तो हर पदार्थ पार्टिकल अर्थात अणु से बना है। तो उसके कितने सारे अणु निकलेंगे? अणु अर्थात आगे जाके शब्द हुआ अनु। तो घर में पिता हैं, पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र है, और उससे छोटा जो है उसे अनु अर्थात अनुज कहते हैं। बड़े पिता हैं, उनका एक छोटा हिस्सा बड़ा भाई, फिर आगे और छोटा अनु हो गया, अणु हो गया। तो कुल मिलाकर के इस तरह से पदार्थ यानी कि मैटर में पार्टिकल्स हैं, अणु हैं। इन्हें तोड़ते जाओ, खोजते जाओ, अंदर जाते जाओ, परम अणु मिलेगा। वो परम अणु मिलेगा, वो प्राइम पार्टिकल जो अब आगे टूटेगा नहीं। वहाँ जाकर के आगे विभाजन करना संभव नहीं। वो इंडिविजिबल है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। वो इंडिविजिबल है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। फिर परम और अणु दो शब्द जोड़ के तो हम इसी तरह से पुकार देते हैं, जैसे कि परम और अर्थ जोड़ा तो परमार्थ, परम और अणु जोड़ा तो परमाणु, है ना। आ शब्द ज़्यादा उच्चारण में आता है। फिर ठीक है, कृपा और अर्थ तो कृपार्थ। ऐसे परम अणु तो परमाणु। तो उन्होंने अणु परमाणु की बात की कि पदार्थ अणुओं से बने हैं, मैटर पार्टिकल से बना है, और इन मैटर को तोड़ेंगे तो पार्टिकल्स मिलेंगे, और उसमें अगर फर्दर जाएं तो आपको जो वो लेवल ऑफ पार्टिकल मिल गया जो फर्दर और विभाजन करने योग्य नहीं है, जो टूटता और नहीं है, इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल परम अणु है, वो एटम है। वो इसे एटम कह के पुकारा जाएगा, लेकिन हम तो अभी भारत में हैं, तो भारत में शब्द परमाणु ही था। ये विचार उस समय के दार्शनिकों के स्वयं चेतना से उभर रहे हैं। इनके आधार में कोई बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं। साइंस यानी कि जो विज्ञान है उसकी खासियत ये है कि वो एविडेंसेस पे वर्क करती है, वो एक्सपेरिमेंट्स पे वर्क करती है, ऑब्जर्वेशंस पर वर्क करती है, वो चीज़ साइंटिफिक हो जाती है। इस समय में महर्षि कणाद के अपने जो विचार हैं, समाज को लेकर के जो उनके विचार हैं, उनकी दूरदर्शिता है, उनका दर्शन ये बता रहा है कि ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आप कहें कि कोई बहुत बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशंस से उन्होंने इन चीज़ों को प्रूव करके इसकी नोटेशंस, डॉक्यूमेंटेशन किया, इसे ऐसा भी नहीं दिखेगा। लेकिन विचार आ चुके हैं, विचार तो हैं। किसी भी चीज़ के फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए विचारों का अस्तित्व में आना तो ज़रूरी है ना। थॉट्स का एग्जिस्टेंस में आना ज़रूरी है, वरना आप आगे कैसे बढ़ेंगे उसके साथ, है कि नहीं। भारतीय दर्शन की यही ताकत रही कि विश्व भर में जो भी आगे जा कर के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उनसे जुड़े थॉट्स को एग्जिस्टेंस में लाने में भारत बहुत प्राचीन है। पहले दिन से ही, अगर पुराणों का ही मैं विवरण ले लूँ, बहुत पुराने टेक्स्टों की मत तरफ ना जाऊँ, तो पहले दिन से ही मंगल पर चर्चा है। दैट ग्रह मंगल
पर चर्चा है, और ग्रह मंडल में मंगल पहले से ही है। बाद में आज आप मार्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अलग बात है। मंगल के रंग का बखान, उसे क्या पसंद है, इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ें तो फाइंडिंग्स भी लगभग वहीं घूम रही हैं। तो विचारों का अस्तित्व में आना जरूरी रहता है, फिर उस पर वैज्ञानिक शोध होते हैं, वो चीज़ प्रमाणित रूप में साइंटिफिक नॉलेज बन जाती है अबाउट योर फिजिकल वर्ल्ड। ओके, क्योंकि एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करके आप फिजिकल वर्ल्ड के बारे में उस नॉलेज को फिर इस्टेब्लिश कर देते हैं सिस्टमेटिक एक्टिविटी में, विधिवत तरीके से, विद ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। इसी समय में हुए हैं पकुद्ध कात्यायन, या कहीं कहीं पर लिखा होगा पकुद्ध कात्यायमा। वो क्या कह के पुकारते हैं? पकुद्ध कात्यायन कहते हैं दीज पार्टिकल्स, अब ये जो अणु और परमाणु जो हैं, एटम्स, वो कहते हैं कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। तो आज भी आप देखें, नोबल गैसेज आर वेरी वेरी लेस। एटम्स अकेलेपन में कहाँ जीते हैं? आदत है उन्हें संबंध बनाने की, सोशलाइज होने की, जी ही नहीं पाते। ऑक्सीजन का एक एटम कैसे ऑक्सीजन के दूसरे एटम से संबंध बना लेता है और O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यही नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में तो तीसरे से भी बनाते हैं और ओजोन का मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अकेले निर्वाह मुश्किल ही है, रह पाना मुश्किल है। नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं है, किसी से ज़्यादा मिलती जुलती संबंध नहीं बनाती हैं। हम उन्हें इनर्ट कह देते हैं। इनर्ट कह देते हैं कि बड़ा इनर्ट है ये, मिल ही नहीं रहा किसी से, सोशलाइज ही नहीं हो रहा, संबंध ही नहीं बना रहा, एक से दो होता ही नहीं, जिस फॉर्म में है वैसे ही रह जाता है। एटम है तो एटॉमिक फॉर्म में ही रह गया। हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है, लेकिन पकुद्ध कात्यायन की सोच देखो, उसी समय में वो ये मान रहे हैं कि ये जो एटम हैं, ये अकेले तो रह नहीं पाते भाई। और अधिकतर पृथ्वी पर हमें जो दिख रहा है, ब्रह्मांड में हमें जो दिख रहा है, अब कितना कुछ दिख रहा है। ये वुड है, वो मेटल, ये मोबाइल का मटेरियल, इसको छोड़ो, ये चेयर पे रेक्सिन भी है, स्टील भी है, लोहा। अब पूरे ब्रह्मांड में देखो कितना अनगिनत वैरायटी ऑफ मैटर है। उतने सारे एटम नहीं हैं, एटम उतने नहीं हैं। एटम की कुछ बहुत ही गिनी हुई काउंटिंग है, ओके, बट वो कंबाइन हो करके इतने वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि आपके पास इस ब्रह्मांड में इतना डाइवर्स रेंज ऑफ मैटर आता है। ये जो इतना डाइवर्स रेंज ऑफ मैटर है, इसके बेस में वो गिने हुए एटम ही हैं बस। वो मिल करके एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते रहते हैं, फिर मिल करके कई तरह के मिक्सचर बनाते रहते हैं, और उस रूप में फिर आपके पास ब्रह्मांड में बेअंत वैरायटी ऑफ मैटर है। बट हर वैरायटी ऑफ मैटर में से जाके उसी का यूनिक एटम निकालने बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। वही होंगे एटम। तो जैसे RGB, रेड ग्रीन ब्लू कलर लीजिए, अलग अलग मात्रा में मिलाते रहिए और बनाते रहिए रंग। सूर्य की किरणें वही रहेंगी, क्लेडोस्कोप लीजिए, प्रकाश डालते रहिए, पैटर्न बनाते रहिए जितने बनाने हैं। इसी तरह से वो एटम है, कंबाइन रिकम्बाइन होते रहते हैं और वैरायटी ऑफ मैटर पैदा करते रहते हैं। ये पकुद्ध कात्यायन ने तभी बोल दिया, तभी BC पीरियड में। यही आपको आर्ट एंड कल्चर में MCQ भी आ सकता है ना, बिल्कुल। फिर तब त्रिलियां ना लाना माथे पे, पूरा आंसर कर देना 1 सेकंड में। तो पकुद्ध कात्यायन कहते हैं कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली बोला है भाई, एक्सक्लूसिवली तो नहीं बोला। फिर UPSC दीवाना है ऐसे शब्दों का, ओनली, नॉर्मली, एक्सक्लूसिवली, सोलली, ऐसा जहाँ भी कुछ लिल्ले लगे होंगे पीछे,
इन्हें जरूर पढ़ना क्वेश्चन में, समझ में आई? क्योंकि जो लेला है उन्हें यही नहीं समझ आएगा बस। तो नॉर्मली पकुद्द कात्यायन ने गलती नहीं की, नॉर्मली लिखा बकायदा। सो दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। तो कणाद ने तो कह दिया कि भाई जो भी विजिबल है इसके पीछे कुछ इनविजिबल है जो दिखता नहीं पर वो है, तो उसका महत्व भी है। तो हमारे प्राचीन दार्शनिकों के हृदय में यह प्रश्न सदैव कौतूहल मचाता रहा। अब 9वीं का बच्चा लेक्चर लगा के बैठ जाए, ये लाइन कहाँ समझ आनी उसे? प्राचीन दार्शनिकों के हृदय में यह प्रश्न सदैव कौतूहल मचाता रहा। तो जो ना उसे समझ आए, समाज को विचार करना चाहिए, वो 9वीं का बच्चा है। 9 बरस की आयु में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित कर दिया था। और आज शिक्षक इस बात से भयभीत हैं कि 9वीं क्लास का बच्चा कौन सा वर्ड समझ सकता है कि नहीं। अरे भगवान, 3 साल में ये यूपीएससी एनडीए क्वालिफाई करने वाले हैं, देश की सेना के सर्वोच्च पदों पर जाएंगे। भाई अपन टेंशन नहीं लेते, क्यों? व्यूज़, लाइक्स और शेयर की तो हमें चिंता ही नहीं। 10-15 व्यू पे जो आदमी खेल रहा हो वो इसकी कितनी चिंता करेगा, सोचो। ओके, तो शिक्षक के लिए अनिवार्य है तो सही शब्दों का चयन करे, सही भाव उससे प्रकट होते हों, और कोशिश करे कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसके कुछ कुछ अल्टरनेटिव्स और लैंग्वेज में भी वो बोलता रहे ताकि समझ आ जाए। तो प्राचीन दार्शनिकों के हृदय में यह प्रश्न कौतूहल मचाते रहे कि वो क्या है जो नहीं दिख रहा है, पर उसी के कारण सब है। सो एंशिएंट इंडियन and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। जहाँ से पैदा हुआ ये कॉन्सेप्ट, द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, कि मैटर को डिवाइड करो, देखो अंदर क्या है, तोड़ो इसे। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए उसे विभाजित करना पड़ता है ना, डिविजिबिलिटी यहीं से कंसेप्ट है। सो द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, उस पर तोड़ते तोड़ते महर्षि कणाद ने क्या बोला मैंने बता दिया, और पकुद्द कात्यायन ने क्या बोला मैंने बता दिया। भारत में ये चल रहा है। सेम इसी समय में ग्रीक फिलोसोफर्स भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और इसमें अब जब पर्टिकुलर शब्द की बात आ रही है तो फिलोसोफर के रूप में शब्द उन्होंने तभी दे दिया था, बाद में ब्रिटिश केमिकल साइंटिस्ट डेल्टन आएंगे, वो इस शब्द को पर्टिकुलरली देंगे, पर उन्होंने तभी दे दिया था, और वो हैं डेमोक्रेटस। फोटो दिखाऊंगा अभी। तो 2 व्यक्ति हुए हैं ग्रीक सोसाइटी में, सेम उसी समय में, लगभग कणाद और के समय में, बीसी पीरियड में, दैट इज़ डेमोक्रेटस, और हुए हैं ल्यूसिपस। अब कहीं कहीं पर इनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी आ जाती है, लेफ्किपस, लेकिन मेजॉरली मिलेगी इट्स ल्यूसिपस। ओके जी, मैंने दोनों बता दिए। कई बार कोई अलग ही खुजली निकाल लाता है तो उसकी तसल्ली के लिए कि तो पढ़ाई में ध्यान दे पाए, तो पढ़ाई पे ध्यान दे पाए। कई बार ऐसा तारा ढूंढने निकल पड़ते हैं कि भूल जाते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, और क्वेश्चन इसी पे आ जाता है। फिर वहाँ फंस जाते हैं वो बच्चे। सिर्फ उनके लिए कुछ कुछ करना पड़ता है मुझे। तो डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस क्या बता रहे हैं, आओ देखो। वो ये कह रहे हैं कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अ स्टेज विल कम when particles obtained cannot be divided further। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएं कि फिर जो पार्टिकल हाथ आया वो फर्दर तो डिवाइड होने से रहा भाई, परमाणु खत्म कहानी। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजिबल पार्टिकल अ टोमोस। सो ये जो टोमोस है ये तो एक एडजेक्टिव हुआ, तो इसीलिए अटोमोस क्या है, द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एडजेक्टिव अटोमोस मीनिंग अनकटेबल, indivisible। Okay, this particle is a tomos, and what is a tomos? Which is uncuttable, indivisible। So something
दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर। तो डेमोक्रिटस ने फिर कह दिया, तो फिर नाम पड़ गया। सो डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स atomos, that is indivisible particles, that is atoms. सो atomos शब्द से क्या शब्द आया? atom. ओके कुछ तो हमारे पुकारने की भी गलतियां हैं, कभी ध्यान से सुना ही नहीं। हम अक्सर बोलते हैं नथिंग, ये गलत नहीं है, पर आप एक जगह दूसरी जगह गलती कर रहे हो। जैसे ये है नथिंग, एक्चुअली में तो दो शब्दों का मेल है, नो थिंग। ये इसलिए हुआ क्योंकि उधर आप नो कहते हो, वो नहीं, इट्स न, इट्स न। सो फिर न और थिंग का कॉम्बिनेशन नथिंग, इट्स। तो ऐसे जा रहा है जहाज, न, इट्स नॉट नो। आई बात समझ में? सो नथिंग। इसी तरह से एटम्स, एटम्स हो गया, बस पढ़ गया जो पढ़ना था नाम। अब एटम नाम समझ में आ गया, फोटो तो देखनी चाहिए डेमोक्रिटस की भी। ये तो फिर अत्याचार हुआ एक शिक्षक के रूप में, अपने कणाद दिखा दिए लेकिन उधर डेमोक्रिटस नहीं दिखाए। भाई चेहरे पर क्या भाव रहते हैं इन लोगों के। इनके विषय में कहा जाता था लाफिंग फिलोसोफर। कौन है द लाफिंग फिलोसोफर? डेमोक्रिटस। आनंद से सराबोर रहते हैं ये लोग, जॉब लेने की कोई टेंशन नहीं, लाइवलीहुड का कोई पंगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाइवलीहुड मिलती रहती है, क्यों? काम करते रहते हैं।